नमस्कार। आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। हम 27 दिसंबर 2025 पर खड़े हैं और 2026 बस आने ही वाला है। और आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो मतलब एक बहुत ही विरोधाभासी तस्वीर दिखा रही हैं। जी, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि दुनिया एक साथ कई अलग-अलग दिशाओं में जा रही है। हाँ, मतलब एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ जंग की तैयारी भी जोरों पर है। और यही हाल अर्थव्यवस्था का भी है। कहीं उम्मीद है तो कहीं गहरी चिंता। तो चलिए आज इन उलझे हुए धागों को एक-एक करके सुलझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच शांति की खबरें ये काफी तेज हैं। हाँ, सुनने में तो यही आ रहा है। बताया जा रहा है कि बर्लिन में हुई बातचीत में लगभग 90% मुद्दे सुलझ गए हैं और अब सबकी नजरें फ्लोरिडा पर हैं, जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप की मीटिंग होने वाली है। ये तो सुनने में बहुत बड़ी राहत की खबर लगती है ना? बिल्कुल। कागज पर तो ये बहुत ही सकारात्मक लगता है, लेकिन यहीं पर पहला विरोधाभास सामने आता है। अच्छा। जिस वक्त ये शांति वार्ताएं चल रही हैं, ठीक उसी वक्त रूस की तरफ से कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों पर हवाई हमले भी जारी हैं। अरे, तो फिर मतलब ये कैसी शांति वार्ता है? यही तो सवाल है। क्या ये सिर्फ क्या कहते हैं दुनिया को दिखाने के लिए है, जबकि असली मकसद अभी भी जंग के मैदान पर ही तय हो रहा है? मतलब एक हाथ से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और दूसरे हाथ से हमला भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसमें एक और पेंच है, वो क्षेत्रीय अखंडता का, यानी जमीन का मुद्दा। हाँ, यूक्रेन अपने डोनबास इलाके को छोड़ने को तैयार नहीं है और रूस के अपने सैन्य लक्ष्य हैं। तो क्या ये जो 90% सुलझे हुए मुद्दे हैं वो सिर्फ छोटे मोटे मसले हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है। असली मुद्दा तो अभी भी जस का तस है। क्षेत्रीय अखंडता का सवाल ही सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल है। बाकी सब बातें इसके सामने छोटी पड़ जाती हैं। तो मतलब एक उम्मीद तो है, पर रास्ता अभी भी बहुत लंबा है। बहुत लंबा और कांटों भरा। जब तक जमीन पर हमले बंद नहीं होते, तब तक किसी भी बातचीत पर पूरी तरह भरोसा करना बहुत मुश्किल है। और ये बात सच में दिलचस्प हो जाती है जब हम दुनिया के दूसरे कोने में देखते हैं। एक तरफ यूरोप में एक बड़ी जंग खत्म होने के कगार पर दिख रही है, तो दूसरी तरफ एशिया में एक नई तरह की सैन्य होड़ शुरू हो गई है। जापान, हाँ, जापान। वो अपने रक्षा बजट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी कर रहा है। लगातार चौथा साल है ये। और उनका लक्ष्य अपने रक्षा खर्च को जीडीपी के 2% तक ले जाना है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर हम इन दोनों खबरों को जोड़कर देखें तो क्या कोई पैटर्न नजर आता है? बिल्कुल, एक साफ पैटर्न है। ऐसा लग रहा है कि वैश्विक तनाव का जो केंद्र है वो यूरोप से खिसक कर अब इंडो पैसिफिक की तरफ आ रहा है। चीन की वजह से? सीधे तौर पर जापान का ये कदम चीन के बढ़ते प्रभाव और खासकर ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव का नतीजा है। और ये सिर्फ रक्षा बजट बढ़ाना नहीं है, ये जापान की दशकों पुरानी जो शांतिवादी नीति थी उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है। आपने कहा कि ये सिर्फ रक्षा बजट नहीं है, इसमें एक शब्द का जिक्र है, स्टैंड ऑफ मिसाइल क्षमता। जी, ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है दुश्मन की पहुंच से दूर रहकर हमला करने की ताकत। अच्छा। जापान अब ऐसी मिसाइलें बना रहा है जैसे टाइप 12, जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 1000 किलोमीटर? हाँ, यानी वो अपने तट पर बैठे बैठे दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। बहुत बड़ा। अब तक जापान की सैन्य नीति विशुद्ध रूप से रक्षात्मक थी, मतलब अगर कोई हमला करे तो अपना बचाव करना। लेकिन स्टैंड ऑफ क्षमता का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर वो पहले भी हमला कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बचाव नहीं बल्कि आक्रामक तैयारी है। बिल्कुल। और ऐसी ही एक नाजुक शांति की कहानी हमारे पड़ोस में भी चल रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर जी, अमेरिकी मध्यस्थता से संघर्ष विराम तो लागू है, लेकिन क्या वहां भी जमीनी हकीकत वैसी ही है जैसी कागज पर दिखती है? बिल्कुल नहीं। संघर्ष विराम अपनी जगह है और ये अच्छी बात है कि सीमा पर गोलीबारी रुकी हुई है। हाँ, ये तो है। लेकिन तनाव वो अंदर ही अंदर सुलग रहा है। कैसे? आंकड़े बताते हैं कि 2025 में सीमा से लगे जिलों में अपहरण के मामलों में 39% की बढ़ोतरी हुई है। 39%? जी, ये दिखाता है कि भले ही सेनाएं आमने सामने नहीं हैं, लेकिन गैर सरकारी तत्व या आतंकवादी गुट वो अभी भी सक्रिय हैं और हालात को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी शांति है जिसे बाहरी ताकतों ने थाम रखा है। लेकिन जब तक अंदरूनी मुद्दों का हल नहीं निकलता,
ये बहुत नाजुक बनी रहेगी। तो वैश्विक स्तर पर तस्वीर ये है कि शांति की बातें तो हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ सैन्य तैयारी और अंदरूनी तनाव भी बढ़ रहा है। अब जरा भारत के अंदर झांकते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर भी कुछ ऐसी ही मिलीजुली विरोधाभासी तस्वीर सामने आ रही है। हाँ, भारत की आर्थिक कहानी भी इस वक्त बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास एक बहुत अच्छी खबर है। क्या? नवंबर में हमारा व्यापार घाटा, यानी हमारे आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर है, हाँ? वो 61% तक कम हो गया। 61%? ये तो एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। इसका मतलब है कि हम बाहर से सामान कम मंगा रहे हैं और अपना सामान ज्यादा बेच रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर व्यापार घाटा कम हो रहा है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, और ऐसे में तो रुपए को भी मजबूत होना चाहिए, है ना? होना तो यही चाहिए। लेकिन रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। हाँ। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.74 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है। बिल्कुल, और यही आज की अर्थव्यवस्था की जटिलता है। देखिए, व्यापार घाटा कम होना हमारी उत्पादन क्षमता और निर्यात की ताकत को दिखाता है, वो एक पहलू है। ठीक है। लेकिन रुपए की कीमत सिर्फ व्यापार से तय नहीं होती। इसका एक बड़ा हिस्सा विदेशी निवेश पर भी निर्भर करता है। अच्छा। इस वक्त अमेरिका भारत व्यापार वार्ता को लेकर कुछ अनिश्चितता का माहौल है, और शायद इसी वजह से विदेशी निवेशक अपना पैसा भारतीय बाजार से निकाल रहे हैं। मतलब जब डॉलर की मांग बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो रुपया कमजोर हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारी अपनी फैक्ट्रियां तो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन बाहरी दुनिया का डर हमारे रुपए पर भारी पड़ रहा है। एक तरह से कह सकते हैं। सरकारी से संभालने के लिए कुछ कदम उठा रही है। आयकर में राहत, जीएसटी को आसान बनाना, और ये एफटीआई उदारीकरण क्या है? इसका मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को आसान बनाना, ताकि विदेशी कंपनियों के लिए भारत में सीधे पैसा लगाना, फैक्ट्री खोलना या कारोबार करना आसान हो जाए। जी। सरकार की कोशिश है कि अगर कुछ निवेशक पैसा निकाल रहे हैं तो नए निवेशकों को आकर्षित करके उस कमी को पूरा किया जाए। लेकिन जब तक वैश्विक अनिश्चितता बनी रहेगी, रुपए पर दबाव बना रह सकता है। बिल्कुल। तो अर्थव्यवस्था बाहरी दबावों से निपट रही है, लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म निवेश तो उसके लोग होते हैं, उसकी ह्यूमन कैपिटल। सही बात है। और इस मोर्चे पर भारत के लाखों छात्रों के मूल्यांकन के तरीके में एक बहुत बड़ा, शायद क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। हाँ, ये खबर शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा करने वाली है। सीबीएसई ने फैसला किया है कि 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में एक बार नहीं, बल्कि 2 बार होगी। जी, और छात्र दोनों में से अपना बेहतर स्कोर चुन सकेंगे। साल में 2 बार परीक्षा? सुनने में तो ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा लगता है। हाँ। एक परीक्षा खराब हो गई तो दूसरा मौका है, तनाव कम होगा। लेकिन क्या इससे बोर्ड परीक्षा की जो एक गंभीरता होती है, जो अहमियत होती है, वही कम नहीं हो जाएगी? यही इस बदलाव को लेकर सबसे बड़ी बहस है। क्या छात्र पहले प्रयास को हल्के में नहीं लेंगे, ये सोचकर कि चलो एक और मौका तो है ही? बिल्कुल। जो इसके समर्थक हैं, उनका कहना है कि ये रटने वाली शिक्षा से ध्यान हटाकर असल समझ पर केंद्रित करेगा। एक ही दिन की परफॉर्मेंस से किसी का पूरा भविष्य तय नहीं होना चाहिए। ये बात तो सही है। लेकिन जो आलोचक हैं, उनकी यही चिंता है जो आपने बताई। उन्हें डर है कि इससे ट्रायल एंड एरर वाली मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा, और छात्र पूरे साल लगातार मेहनत करने की बजाय सिर्फ परीक्षा के आसपास ही पढ़ेंगे शायद। और इसका असर सिर्फ छात्रों पर नहीं, पूरे सिस्टम पर पड़ेगा। जी, स्कूलों को 2 बार सिलेबस पूरा करवाना होगा, 2 बार तैयारी करवानी होगी। और यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस का क्या? हाँ, वो कौन से स्कोर को मानेंगे? क्या इससे और ज्यादा जटिलता पैदा नहीं होगी? ये बहुत अहम सवाल है। इस बदलाव को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2023 के तहत लाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य प्रोजेक्ट आधारित और योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। सोच तो अच्छी है। सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसे लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये देखना होगा कि क्या ये बदलाव वाकई भारतीय छात्रों को भविष्य के लिए बेहतर तैयार करेगा, या फिर ये सिस्टम में एक और उलझन पैदा कर देगा। एक ऐसा प्रयोग है जिसके नतीजे आने में कई साल लगेंगे। बिल्कुल। एक तरफ हम शिक्षा के तरीके बदल रहे हैं, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में भी जबरदस्त छलांग लगा रहे हैं। हाँ, अब इसमें 8 और नए संगठन शामिल हो गए हैं, जिनमें टेक महिंद्रा और आईआईटी बॉम्बे का एक ग्रुप भी है। और उनका लक्ष्य सुनकर तो मैं हैरान रह गई। 1 ट्रिलियन पैरामीटर वाला एआई मॉडल बनाना। 1 ट्रिलियन? ये लक्ष्य वाकई बहुत महत्वाकांक्षी है। और यहाँ जो आकर्षक बात है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की रणनीति है। बिल्कुल।
ये विदेशी एआई सिस्टम पर भारत की निर्भरता को कम करने की एक सोची समझी कोशिश है। आज हम ज्यादातर अमेरिकी कंपनियों द्वारा बनाए गए एआई मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जी, लेकिन भारत की अपनी जरूरतें हैं, हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारी अपनी सांस्कृतिक बारीकियां हैं। लेकिन क्या हम सच में गूगल या ओपन एआई जैसी कंपनियों से मुकाबला कर सकते हैं? जो इस पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फिर से पहिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है? देखिए, ये मुकाबला करने से ज्यादा आत्मनिर्भरता का सवाल है। लक्ष्य ये है कि हम ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLMs बनाएं जो भारतीय भाषाओं को बेहतर समझें। और जो भारत की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार किए गए हों। बिल्कुल, हम सिर्फ एआई के उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनना चाहते हैं। भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी एआई एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये एआई वाली प्रगति तो कमाल की है, ये भविष्य की एक शानदार तस्वीर दिखाती है। लेकिन जब हम स्वास्थ्य से जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। ये आज के विरोधाभासों में शायद सबसे बड़ा है। भारत में रेबीज का संकट। जी, एक ऐसी बीमारी जिसे 100% टीके से रोका जा सकता है, उससे हर साल लगभग 20,000 लोग मर रहे हैं। ये आंकड़ा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दुनिया में रेबीज से होने वाली हर 3 मौतों में से एक भारत में होती है। और ये तब है जब इसका इलाज मौजूद है। यही तो बात है। ये विरोधाभास भारत की असल चुनौती को उजागर करता है। एक तरफ हम ट्रिलियन पैरामीटर एआई मॉडल बना रहे हैं जो ज्ञान और तकनीक के शिखर पर है, और दूसरी तरफ हम एक 100% रोकी जा सकने वाली बीमारी से अपने नागरिकों को नहीं बचा पा रहे हैं। यही विडंबना है। और जो आंकड़े हैं वो और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। हर साल लगभग 2 करोड़ कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं। 2 करोड़? और इन पीड़ितों में से 40% बच्चे हैं 15 साल से कम उम्र के। ऐसा क्यों है कि हमारे पास टीके नहीं है या लोग इलाज नहीं करवाते? दोनों ही बातें। कई जगहों पर, खासकर ग्रामीण इलाकों में, सही समय पर वैक्सीन और जरूरी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन वो उपलब्ध नहीं होते। और जहाँ उपलब्ध हैं भी, वहाँ इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है। कितना? एक पूरे कोर्स का खर्च 5,000 से 20,000 रुपए तक आ सकता है, जो कई परिवारों के लिए बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी? समाज के हर वर्ग तक बराबर नहीं पहुंच रहा है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो ये साफ है कि 2025 के अंत में भारत और दुनिया एक बहुत ही अजीबोगरीब चौराहे पर खड़े हैं। जी, शांति की कोशिशों के साथ साथ हथियारों की होड़ है, आर्थिक सुधारों की बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ साथ आम आदमी पर महंगाई और रुपए की कमजोरी का दबाव है। और टेक्नोलॉजी में हम दुनिया से कदम मिला रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरत में हम आज भी एक मध्ययुगीन बीमारी से लड़ रहे हैं। इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर एक ही सवाल मन में बार बार उठता है। हम देख रहे हैं कि देश एक ही समय में शांति वार्ता कर रहे हैं और अपनी सैन्य शक्तियां भी बढ़ा रहे हैं। हाँ। वे उन्नत एआई विकसित कर रहे हैं जबकि सामान्य रोकी जा सकने वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो 2026 में कदम रखते हुए असली सवाल क्या है? असली सवाल ये नहीं है कि प्रगति संभव है या नहीं, प्रगति तो हो रही है। असली सवाल ये है कि एक राष्ट्र या पूरी दुनिया के तौर पर हम किन चुनौतियों को प्राथमिकता देना चुनते हैं। हमारी प्राथमिकताएं ही तय करेंगे कि भविष्य में हम इन विरोधाभासों को सुलझा पाते हैं या ये और गहरे होते जाते हैं। कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।